ये बजट सत्र कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस का हिस्सा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर ऐसे सिलसिलेवार हमले बोले जिसके बाद बीजेपी भड़क उठी। सबसे ज्यादा हंगामा राहुल गांधी के उस बयान पर हुआ जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के पास ओबीसी, दलित सांसद और आदिवासी सांसद हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। राहुल के इतना बोलते ही सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि आप ओबीसी करते हैं, क्या आपको पीएम नहीं दिखाई देते? अंधे हो क्या? There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता क्या? Architecture, अंधे हो गए participation, revolution in this country that we are going to bring. ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है। ये कुछ दिखता नहीं है। ये तो संसद में हुए हंगामे की एक झलक थी। राहुल गांधी ने सरकार पर और कई तीर छोड़े। उन्होंने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को फेल बताया। आरोप लगाया कि चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र में वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे सदन में कही गई बातों पर तथ्य मांगे तो बीजेपी पलटवार करते हुए नेहरू तक पहुंच गई। Today we have the Chinese and the Prime Minister has denied it and the army has contradicted the Prime Minister. The Prime Minister has denied it and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते। बात करने बात में सब सुनेंगे। तर्क में बात करो। राहुल गांधी के एक और बयान पर संसद में हंगामा मचा। राहुल ने दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया ताकि प्रधानमंत्री को न्योता मिले। राहुल के इस बयान पर भी भाजपा सांसदों ने राहुल की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि राहुल देश की विदेश नीति से जुड़े ऐसे निराधार बयान नहीं दे सकते। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries. And he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign minister visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. उधर राज्यसभा में महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल हुआ। खड़गे ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। इस पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान हजारों लोगों की मौत वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि ये मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। सर ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। संसद के बजट सत्र का आगाज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी और कमजोर कहने के विवाद से हुआ, तो अब दूसरे दिन राहुल गांधी की बीजेपी पर लगाए गए आरक्षित वर्गों की उपेक्षा, चुनाव में गड़बड़ी और चीन के सामने समर्पण, महाकुंभ में मौत के आंकड़ों पर बवाल हुआ है। अब सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर हैं, जब वो इन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, इंडिया एजेंडा अंधे हो क्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। अंधे हो क्या तक क्यों पहुंची संसद की बहस। मोदी सरकार पर कितना घाव करेंगे राहुल के तीर। ओबीसी के बयान पर फिर सेल्फ गोल तो नहीं होगी कांग्रेस। चीन की घुसपैठ, चुनाव में गड़बड़ी के राहुल के आरोपों में कितना दम। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, देश के दोनों सदनों में चर्चा हुई, लेकिन चर्चा जनहित और देश हित के मुद्दों को छोड़कर आपसी आरोप प्रत्यारोप का केंद्र ही बनी रही। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ओबीसी भी सांसद हैं, दलित भी सांसद हैं, लेकिन ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। ओबीसी को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। उनकी इतनी बड़ी आबादी है। जब भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी सांसद हैं, दलित सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है, देश की राष्ट्रपति महोदया आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो कहाँ उपेक्षा की जा रही है। जिस प्रकार से जातिवाद की खाई को और गहरा करने की कोशिश राजनीति में हो रही है, वो राजनीति के लिए कहीं से ठीक नहीं है। फिर जिस प्रकार के गंभीर आरोप के चाइना ने देश की बहुत ज़मीन हथिया ली, या मोदी जी को ट्रंप ने बुलाया नहीं तो उनको इनविटेशन मिल जाए, इसके लिए विदेश मंत्री अमेरिका के चक्कर काटते रहे। इस प्रकार के जब गैर तथ्यात्मक आधारहीन आरोप प्रत्यारोप सदन की चर्चा का केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण समय और देश की जनता का बहुत महत्वपूर्ण पैसा व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी जी ने जो अपना स्पीच दिया, राहुल गांधी जी ने अंग्रेजी में अपनी बात रखी। अच्छा है, राहुल गांधी जी ने अंग्रेजी में बात रखी, लेकिन राहुल जी को ये समझना चाहिए कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदी समझता है और अंग्रेजी बहुत विस्तृत नहीं है। उसमें बेचारा और गरीब दोनों ही पुअर के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर अर्थ का अनर्थ हिंदी में निकल जाता है। राहुल जी के तमाम आरोपों पर राहुल जी को ये कहा गया कि आपको दिखता नहीं है, प्रधानमंत्री दिखते नहीं हैं, ओबीसी की बात करते हो, आप अंधे हो क्या। लेकिन निश्चित रूप से राजनेताओं को लगने लगा है कि देश की जनता अंधी है। वो किसी भी मुद्दे पर बहस करते रहें, चर्चा करते रहें, आरोप प्रत्यारोप करते रहें। देश की जनता मूल मुद्दों से हटकर जब इस चर्चाओं को देखती है तो वो उसमें कहीं ना कहीं भरमा जाती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रोशनी यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। प्रहलाद कुशवाहा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल, रोशनी जी, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा मऊ में जो संविधान बचाओ यात्रा का आगाज किया गया 27 जनवरी को, आप स्वयं उस कार्यक्रम का हिस्सा रही होंगी। आप स्वयं ओबीसी वर्ग से आती हैं, आपके परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति राज्यपाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आप स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस में हैं। लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। और ये विपरीत दिशा का प्रवाह क्यों है, ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, उस वर्ग से भी हैं, तो कितनी दम है इन आरोपों में? नवीन जी, आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात तब उठती है अगर हम पुराने इतिहास की ही बात करें, और बीजेपी की बातों से ही मैं शुरुआत करती हूँ।
तो ये वही प्रधान सेवक है जो अडानी जी की इस यात्रा में, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, जब मंडल कमीशन में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात की जा रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक जो आज नेतृत्व कर रहे हैं और अपने जो है भाषणों की गरिमा और मर्यादा को गिरा चुके हैं, ये वही प्रधान सेवक उस अडवाणी जी के रथ पर सबसे फ्रंट लाइन में खड़े होकर के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, मंडल वर्सेस कमंडल चला रहे थे। तो आप देखिए, ये नई बात नहीं है कि पिछड़ा वर्ग का और इन सबका जो है विरोध करना। और मैं मध्य प्रदेश में आ जाती हूँ। मध्य प्रदेश में ही जब हमारी सरकार में, देखिए 2003 में कांग्रेस के समय में ओबीसी आरक्षण की बात को रखा गया था, और 2018 में जब 1.5 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, तो 2018 में कमलनाथ जी के समय में इस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% का जो है विधेयक रखा गया था। तो आप देखिए कि उसमें भी किस तरीके से जालसाजी करके अन्य कारणों, अन्य तरीके से उसमें भी याचिकाएं लगवा दी थी हाई कोर्ट से। और आपने देखा कि अभी बहुत कम समय ही हुआ है और किस तरीके से जो है एक हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें दिखता है कि आप कहाँ जो है पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं। आज यहाँ इतने लंबे समय से 20 से 23 साल लगभग सरकार को होने जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी जो है पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, अभी मोहन यादव जी हैं। तो भाई, आप अगर पिछड़ा वर्ग का हित करने की बात करते हैं, तो आज तक आपने इतने लंबे समय से आपकी सरकार थी, आपने इस याचिका को लगाया, आपने कभी जो है पिछड़ा वर्ग के हितों की आवाज क्यों नहीं उठाई है। और देखिए, आज गर्मा में संसद में खड़े होकर, आप जब मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं या आपके मुंह से कोई इस तरह की मुंह जुबानी बात निकल जाती है, तो जनता उसको नकार भी देती है। लेकिन जिस संसद में खड़े होकर आप लाखों जनता में चुने जाते हैं, प्रतिनिधित्व करके जो है संविधान की शपथ लेते हैं, और ये पहला बयान नहीं है बीजेपी की तरफ से। देखिए, संसद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि इनके ही नेता जो है मैं उनका नाम भूल रही हूँ, ठाकुर साहब, उन्होंने गांधी जी की जाति पे भी, राहुल गांधी जी की जात पे सवाल उठाया था कि ये किस जात से आते हैं, किस जाति से आते हैं। ये इनकी सभ्यता है, ये बीजेपी के संस्कार और अनुशासन है। देखिए, आज यहाँ इनकी कर्म और फल की दोनों की बात होती है, और ये हमारी गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित। तो इसमें भी कहा गया कि आप पहले भली मनसा से कर्म करिए। तो आप कर्म करने का तो आपने कोई बीड़ा उठाया नहीं है। आप दवा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। उस 2 करोड़ के हिसाब से अगर ये रोजगार देना चाहते तो आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं करते। और ये अपेक्षा करते हैं कि मैं ऐसा जो है घृणित काम कर करके, बुराइयां, बुरे जो है अत्याचार लेकर के, इस तरीके काम करके, और मुझे फल अच्छा मिल जाए। तो उस फल की आज महाकुंभ में देखिए आप, कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, बड़े बड़े नेशनल मीडिया चैनल के पत्रकारों को किस तरीके से धक्का दिया जा रहा है, वो सब भी आपने देखे होंगे वीडियो। तो आप देखिए, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, उसको भी ये धक्के मार रहे हैं। अगर वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, वो जो थाने में फोटो लगी रहती है मुर्दों, जो मृत हुए हैं परिवार के सदस्य, उनकी काउंट करते तो उनको धक्का देते हैं। तो आप बताएं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी अपनी गरिमा, अनुशासन, जिस धर्म की चादर ओढ़ के, जिस धर्म का मुखौटा ओढ़ के ये पूरे देश में राजनीति करना चाह रहे हैं, उससे कहां देश का भला कर रहे हैं। अगर आपने राम राजा के राम जी की चर्चा करते हैं, और राम क्या चाहते हैं, राम की प्रजा सुखमय रहे, वो उसको कोई कष्ट ना हो। लेकिन आज ये कितना कष्ट दे रहे हैं। और कहीं भी नवीन जी कोई बात होती है तो ये नेहरू जी पे पहुंच जाते हैं, इंदिरा जी पे पहुंच जाते हैं। आप देखिए कि मोदी जी ने आज दिल्ली में अभी एक भाषण दिया तो वो नेहरू जी तक पहुंच गए। उस पे वो कहते हैं कि 12 लाख उस समय जो है 10 लाख के बराबर जो है टैक्स लिया जाता था, आज इन्होंने 12 लाख पे 0 टैक्स कर दिया। तो ये क्यों नहीं बताते कि उस समय के 12 लाख जो कमाता था वो उस देश का अमीर कहलाता था, अमीर ज्यादा कहलाता था। और 12 लाख की कमाने की हैसियत उस समय 12,000 हुआ करती थी, और उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इंदिरा गांधी जी के समय में वो 12 लाख, नेहरू जी के समय में 20 हजार की कल्पना कर लें आप, इंदिरा जी के समय में वही 40 हजार की कल्पना कर लीजिए, और अटल जी के समय में वही 52,000 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज 12 लाख की क्या वैल्यू है, और ये डंका बजाने की देश और विदेश में। जी प्रतिक्रिया लेता हूं रोशनी जी। प्रहलाद जी,
देखिए, आप हर बार आरोपों की होली जलाकर साबुत बच जाते हैं। जनता आपको चुन लेती है, इसलिए आप प्रसन्न हैं, लेकिन मूल मुद्दों पर सवाल है कि आप एक बड़े वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं और उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल जी बहुत समय से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कांग्रेस आएगी तो कराएंगे, और मध्य प्रदेश में तो जनगणना खुद कांग्रेस के, जो एक नया नाम दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बब्बर शेर, वो खुद ही करेंगे। क्या कहेंगे? नवीन जी, राहुल गांधी जी का एक ही मकसद है वर्तमान राजनीति के विषय में, फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से ये परंपरा कि ये पूरा समाज, देश के अंदर जो विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरीके से जुड़ गए, ये राहुल गांधी जी को देखा नहीं जा रहा। और जिस प्रकार से ये बात अगर ओबीसी की जनगणना की, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मैं भी रोशनी जी को और पहले ले जाना चाहता हूं कि जब देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी विषय रखा, तो नेहरू जी ने क्यों मना किया था, इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि ओबीसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी रंगे सियार की तरह, है ना, वो बब्बर शेर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो बब्बर शेर, वो टी शर्ट हाफ पहने, और उनका जो राजनीतिक जिस प्रकार से उनका परिवारवादी एक परंपरा है उनके राजनीतिक दल की, एक जिस प्रकार से वो राहुल गांधी जी का बिहेवियर है, वो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति का है कि इस देश के अंदर हम किस प्रकार से लोगों को भड़काएं और सत्ता में रहना, ये उनका एक मात्र मोटो है। उसके लिए चाहे उनको चाहे जितना जहरीले बयान भी देने पड़े, व्यक्तिगत बयान देने पड़े। आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, तो इनकी मम्मी ने क्या क्या नहीं कहा है, व्यक्तिगत प्रहार क्या क्या नहीं किए हैं, क्या वो ओबीसी समाज से नहीं आते? क्या उनको ये जो आज संसद में जिस प्रकार का जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना करने का अवसर तो आपके पास भी था। इस देश के अंदर आप ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को पहली बार संवैधानिक दर्जा आयोग को मिला। कांग्रेस पार्टी का सदैव ही कालनेमी चरित्र रहा है ओबीसी समाज के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं। चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात करें, हम सामान्य वर्ग की भी, जो गरीब सामान्य वर्ग के भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं, तो उनकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और ओबीसी आयोग की बात हो, ओबीसी के ज्यादातर जो आज बात है कि निर्वाचित सांसद, एक समाज की आवाज कौन उठाने का काम करता है, अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो जो जिस समाज से आता है, तो वो चिंता करता है कि अगर मैं इस समाज से आया हूं तो थोड़ा सा मुझे जो है उनके मुद्दों पर भी विषय करना। तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के ज्यादा से ज्यादा सांसद हैं, एससी और एसटी के वर्ग से भी भारतीय जनता पार्टी के पास सांसद हैं। क्या कांग्रेस ने कभी ये प्रयास किया नवीन जी कि एक मुख्यमंत्री दे देते? इनके आप अगर आजादी के समय से पूरे राज्यों में, पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो कौन मुख्यमंत्री होते थे, उनका बैग होने वाला मुख्यमंत्री देके पूरे वर्ग का वो भला कर दे, वो तो उसके लिए तो नीतियां चाहिए, मुख्यमंत्री क्या करेगा। चलिए रमेश शर्मा जी से पूछ ले। तो रमेश शर्मा जी, लोकसभा में भी राहुल जी का मूल मुद्दा ओबीसी और जातिगत जनगणना है। अगले राउंड में फिर हम विदेश नीति पर जो उन्होंने सवाल उठाए उस पर बात करेंगे, क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर दो चीज़ है। विदेश नीति पर सरकार को सारे लोगों से मिलकर के बात करके कुछ मुद्दों पर स्पष्ट करना लेना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, ये कांग्रेस की जो कुछ दिनों से मांग उठी है, ये बहुत आश्चर्यजनक है।
क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की नहीं है। अगर गीता का मेरे ख्याल से 4 अध्याय का 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण माया षष्ठा गुण कर्म विभाजिता, तो उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्था लागू की है। हमारे यहाँ जन्मना जायते श्रेष्ठता बिल्कुल नहीं है। तो कुल में अच्छा, फिर इसको जातिवाद के विरुद्ध गांधी जी थे, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, लोहिया जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, अंबेडकर जी थे। वो जो पूरी की पूरी पीढ़ी है, वो सारी की सारी पीढ़ी ये जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल बना गए थे उसके विरुद्ध काम करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया है और वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ खुद उनको भी इस पर विचार कर लेना चाहिए। ये मोटे तौर पर मान करके चलिए अंग्रेज और ये वामपंथी धारा थी जो डिवाइड एंड रूल, और फिर पर्सनल अटैक भी वामपंथियों की धारा रही है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना जो मूल थिंक टैंक था, जो मूल आधार था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे दूर हो रही है, इसीलिए वो कमजोर होती चली जा रही है। दूसरा, विदेश नीति की जहाँ तक बात है, विदेश नीति पर भारत सरकार को भी चाहिए, कुछ चीज़ हैं जो विदेश नीति में उनको विचार कर लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए, यद्यपि ये बात बहुत पहले होना चाहिए थी, लेकिन हम विदेश नीति के तहत अगर हम किसी दूसरे देशों से अपना व्यापार करते हैं तो हमको अपनी मुद्रा में करना चाहिए। उसमें डॉलर बीच में कहाँ से आता है? बाय द वे हम ईरान से व्यापार करते हैं या रूस से हम देन लेन करते हैं, तो या तो रूस की मुद्रा हो या यहाँ की मुद्रा हो। तो ये जो डॉलर के कारण कई बार हमारा विदेशी कर्ज जो बढ़ रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विदेश नीति के मामले में थोड़ा सा विचार अवश्य कर लेना चाहिए। बाकी जातिगत का मुद्दा कांग्रेस को विचार करना चाहिए, जातिगत मुद्दा क्या है। और फिर जो भाषा शैली का जो हुआ है, वो जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो शब्द भी नहीं आना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के और राजनीति को कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दों पर आना चाहिए। व्यक्तिगत अटैक और ये जो विभाजन वाली कहीं ना कहीं है, इससे हमको राजनीतिक लोगों को इससे बचना चाहिए। जी रोशनी जी, चाइना ने ये बहुत सारी जमीन हथिया ली, विदेश मंत्री अमेरिका की चिरौरी कर रहे हैं कि मोदी जी को इनविटेशन मिल जाए। इन सारे मुद्दों पर आरोप लगाना, और फिर जब आपसे पूछा जाता है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एक आम आदमी की तरह बात नहीं कर सकते। आपको लगता है इन सब चीज़ों का कोई मतलब है? और भी बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। देखिए, अभी शायद आपकी भी जानकारी में होगा, और मुझे लगता है कि ये मीडिया की हेडलाइन पे भी होना चाहिए, और बड़े न्यूज़पेपर के जब उठा के हम देखते हैं तो आपने बजट का जो है महाउत्सव देखा होगा पूरे फ्रंट पेज पे, लेकिन कहीं भी ये नहीं छपा था जहां 8.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा योजना में जो है इस देश में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या इस बजट में और देश में चिंता के रूप में उन पर बात हुई? उन पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन मिडिल क्लास का तमका और 12 लाख का जीरो टैक्स कर दिया है, इस पर पूरी चर्चा ले जाते हैं। अब रुपये की, हम देश के रुपया गिरने पे आज तक कहीं कोई डिबेट हुई है? इस पर कब डिबेट होगी? इस पर कोई डिबेट होनी चाहिए कि आज किस तरीके से कितना जो है 87 रुपए जो है उछाल आ गया। और ये जो नेहरू गांधी को हमेशा बीच में ले आते, तो मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय $1 ₹4.75 हुआ करता था। और जो डंका बजाते हैं ये पूरे विदेश में, अपने डंके की हमेशा बात करते रहते हैं, तो ये शायद आज कहीं नजर नहीं आएगा और आम जनता के बीच में ये बातें नहीं पहुंच पाती है कि ये कितनी जो है चालाकी के साथ अपनी नीतियों को और एक बजट लेकर के उसका पूरा जो है इन्होंने रुख मोड़ दिया। देखिए, ट्रंप से इनका डर भय जो है अमेरिका से किस तरीके के तिल मिला करके उठा। इनकी एक जो है हार्ले डेविडसन बाइक जो इस इंडिया में निवेश के रूप में आती है, उस पर जो है 100% पहले ये आयात लगा रहे थे, उसको नीचे गिराकर 75 पे लाते हैं और 75 से अब 30% कर दिया। तो इनको किस बात का डर है? आप बताइए कि ये इतना आयकर जो है विदेशों में लुटा करके देश की जनता को लूटने का काम नहीं कर रहे। इस बात पे मोदी जी का, ये बीजेपी प्रवक्ताओं का, इनका कोई वक्तव्य क्या वक्तव्य क्या है? प्रहलाद जी क्या कहेंगे? पूछ रही हूँ, अभी पूछिए इनसे सवाल। जी प्रहलाद जी क्या कहेंगे? 70 लाख करोड़ का जो है एक समय था अभी मैं 4 दिन की बात कि कर रही हूँ, देश में सोना गिरवी रखा जाता था। किया है। इस पर इनका क्या जवाब है? आज उस देश का सोना छुड़ाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार है,
और देश के पास आज डॉलर में ही व्यापार करने की कोई बंदिश नहीं है। हमारे यहाँ कच्चे तेल और अन्य व्यवसायों में रुपयों का चलन शुरू हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को कोई चीज नजर नहीं आएगी। और राहुल जी अगर ये चर्चा कर रहे हैं कि चीन कैसे उनके जमीन पे कब्जा करे, तो उनको ये ध्यान होना चाहिए कि ये विवाद चीन पे जमीन कब्जा करने का नहीं है। कोई चीन ने कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पे। ये सेनाओं की तैनाती के दूरियों का मामला है, जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन के पास आकर कोई देश की सेना तैनात नहीं होती, वो कैंपों पर तैनात होती है। और रोशनी जी को पढ़ना लिखना चाहिए, और अगर वो पढ़ लिख नहीं सकती है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और जिस प्रकार से 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू ने जमीनों को गंवाया था, और उन्होंने कहा अगर किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा अरे भाई रोशनी जी सुन लीजिए, इसका हम क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज देश के अंदर आप आपके देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो। और वहीं हमारे तो एक अटल जी हमारे नेता थे कि इंदिरा जी को अगर किसी विश्व पटल पर अगर ये किसी ने विरोध किया या अगर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया तो अटल जी हमेशा पक्ष लेते, तो कहते नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, राजनीतिक सौजन्यता अब जो है दम तोड़ रही है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, न तो सत्ता पक्ष विपक्ष को अपने भरोसे में ले रहा है, और विपक्ष भी पूरी तरह से जान का दुश्मन बना हुआ है सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष के लिए भी विपक्ष कोई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु नहीं है, जबकि देखा जाए हजारों ऐसे उदाहरण हमारी राजनीति में जिसमें महत्वपूर्ण मसलों पर विपक्ष को इस तरह से भरोसे में लिया गया, या विपक्ष पर सरकारों ने ऐसा भरोसा किया जैसे वो उसके महत्वपूर्ण घटक हों। क्या कहें? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय राजनीति में गरिमा की गिरावट आई है, और कहीं ना कहीं सोच जो है वो जो व्यापक सोच हुआ करता था उसमें भी गिरावट आई है। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लोहिया जी की प्रशंसा की और अटल जी की प्रशंसा की थी, जबकि दोनों के दोनों विपक्ष में थे। पाकिस्तान का युद्ध हुआ और डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग बना, पूरे विपक्ष ने एक स्वर में इंदिरा जी की प्रशंसा की थी। वो जो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दों को लेकर के समर्थन और विरोध की बात होती थी, वो इस समय बिल्कुल नकारा है। वो इस समय बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप, और कुछ आरोप तो ऐसे होते हैं जिनकी सच्चाई का कोच्छ नहीं आपने फैला दी। क्योंकि ये मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने एक बात कही थी कि या तो आप सत्य पर जोर दीजिए, और अगर आपका सत्य कमजोर है तो तथ्य पर जोर दीजिए, और तथ्य भी कमजोर है तो तर्क पर जोर दीजिए, और तर्क भी अगर कमजोर है तो धुंध फैला दीजिए असत्य की। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब जिस तरीके से जो चीन की घुसपैठ की बात हो रही, आप देख लीजिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरे लगे हुए हैं वो केवल भारत के नहीं लगे हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लगे हुए हैं। अगर बाय द वे वो थोड़ा बहुत भी कोई देश इधर से उधर जाएगा तो तुरंत वो सब पकड़ में आता है। तो मोटे तौर पर जो बिल्कुल ओपन फैक्ट है उस पर भी अब आप कहते चले जा रहे हैं कि अतिक्रमण। भाई कितने मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे। पता नहीं कांग्रेस के जो थिंक टैंक हुआ करता था, जो मुद्दे विचार करते थे, वो कहाँ चला गया। सारी बात हवाई है और सारी बात मीडिया तक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति को अब आम जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते, राजनीति को सिर्फ दिखाई देता है कि सत्ता के गलियारे कहाँ हैं और उनसे कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे। तो अब राजनीति में अगर कोई ये बोलता है एक दूसरे व्यक्ति से कि अंधे हो क्या, तो अचरज नहीं है, क्योंकि पूरी राजनीति ही इस समय पर रतौंधी का शिकार है। एक महत्वपूर्ण मसलों पर जाके राजनीति अंधी ही हो जाती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।